इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का हमारा ये थर्ड पार्ट रहेगा। अब थर्ड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं और आपको करना क्या टास्क ये है कि यूनिट डायमेंशन और वेक्टर क्लास 11th का टॉपिक होते हुए भी क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो क्लास 12th की कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में हमें 90+ मार्क्स चाहिए। 7 नंबर टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। चलिए, ये हमारे क्लास 12th सीरीज की और आई थिंक 5वीं या 6ठी वीडियो है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का हमारा ये थर्ड पार्ट रहेगा। अब थर्ड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं और कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे पहुंच चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमें अभी आप लोग को करना क्या टास्क ये है कि यूनिट डायमेंशन और वेक्टर क्लास 11th का टॉपिक होते हुए भी क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो उसको बस ध्यान में रखिएगा कि पहले से आपको आता हो, नहीं आता फिर भी आप एक क्लास 11th की सीरीज होगी, प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आपको 11th की सीरीज दिख जाएगी और क्लास 12th की भी सीरीज दिख जाएगी। क्लास 11th की सीरीज में क्लास 11th के सारे चैप्टर शॉर्ट रिवीजन टाइप आएंगे और क्लास 12th की सीरीज में डिटेल्ड लेक्चर्स आएंगे। क्लास 12th की कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में हमें 90+ मार्क्स चाहिए, है ना। सारे के सारे लोग ये बात ध्यान में रखें कि वीडियो पूरा का पूरा देखें। बस आप में से बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं और आप लोग क्या करते हो, बस लाइक्स कमेंट करके आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हो। उससे तो बाबू मेरा फायदा हो गया, लाइक कमेंट दिया आपने, आपने तो देखा नहीं, आपका तो फायदा नहीं हुआ, आपका तो बेनिफिट नहीं हुआ। और एक्चुअली अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो शायद मेरा भी उसमें कहीं नुकसान है ना, कि ना हम आगे बढ़ पा रहे ना आप आगे बढ़ पा रहे, ऐसा कुछ ऐसी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग बढ़िया से सारे वीडियोस पे फोकस करिएगा, है ना। बाकी अपना ढंग से पढ़ाई करो, टाइम बहुत अच्छा आ गया है, अभी से 50 दिन में बहुत बढ़िया एग्जाम में हम लोग मार्क्स फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 नंबर टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। टॉपिक नंबर 7 है हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं, इसमें रूट वर्ड है दो, इक्वी और पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सतह जहां पे बराबर पोटेंशियल है, जहां पे बराबर यानी कि इक्वल पोटेंशियल है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक चार्ज को ले लिया प्लस चार्ज और इस प्लस चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनती है। कैसी बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनती है। ऐसे सर्कल्स में बनती है जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल्स में बनती है जिनका सेंटर सेम हो। अब इस सर्कल के ए पॉइंट पे और इसी सर्कल के बी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल चेक करोगे तो पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट बी का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दोनों पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखोगे सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या देते हैं, उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या देते हैं। आगे देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे पहचानेंगे, इनकी खूबियां क्या है, क्या क्या बातें हम लोग जान सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। बेसिकली बोल रहा है कि dv इज इक्वल टू जीरो। चेंज को हम लोग d से डिनोट करते हैं और फिर इसके बाद क्या लिख दिया, हम लोग डेल्टा v इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस ए पॉइंट पे इसका पोटेंशियल और बी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा। मान लो हम ए से बी पे लेके जा रहे हैं तो बी के पोटेंशियल में से ए के पोटेंशियल को घटा दोगे तो दोनों का अंतर पता चल जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर पता चल जाएगा। एक में से दूसरे को घटाओगे तो अंतर पता चल जाएगा और अंतर पता करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करें। हमें बताया गया है कि सरफेस इक्वी पोटेंशियल है। सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है उस पे पोटेंशियल बराबर होता है। तो पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए। ठीक, तो यहाँ पे dv इज इक्वल टू, vb को vb ही रहने देते हैं और dv vb के बराबर है तो इसको भी vb कर देते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हुई है, एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस जगह को हम लोग
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे बराबर होंगी वहां पे पोटेंशियल भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल भी उतना ही पास पास होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस भी पास पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी दूर दूर होगा। बेसिकली ये टोटल कंप्लीटली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस पे निर्भर करता है, फील्ड लाइंस पे, फील्ड लाइंस पे निर्भर करता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वर्क डन बाय चार्ज इज जीरो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पहला हमने तो ये प्रूफ कर दिया था कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन होता है कि नहीं। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन। तो बेसिकली उसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा चार्ज तो हमारा जीरो नहीं है, चार्ज तो हमारा जीरो नहीं है, हमारा dw जीरो होगा तभी तो dv भी जीरो होगा। इससे हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा वहां पे वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन और पोटेंशियल जीरो होंगे इस केस में। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। जो हमारे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर, है ना। देखोगे हमें उसको साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो यहाँ पे फोर्स के बदले हमने ई क्यू लिख दिया है, ई और क्यू लिख दिया, और डीएक्स को डीएक्स की जगह पे रख दिया। तो डी डब्ल्यू का एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया एफ डी एक्स, है ना, और डी डब्ल्यू का अगला फॉर्मूला आ गया क्यू नॉट ई डॉट डीएक्स है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा कॉम्पोनेंट लेना है। तो क्यू नॉट ई और डी का कॉस थीटा, एक्स का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ले लिया। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, वर्क डन के लिए। एक फॉर्मूला मिल गया वर्क डन के लिए। दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं वर्क डन के लिए। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है, अभी हमें पता है कि पोटेंशियल जो होगा वो वर्क डन बाई चार्ज होगा, पोटेंशियल वर्क डन बाई चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल और चार्ज को क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन इंटू चार्ज। ठीक है, अब पहले और दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे भी हमने वर्क डन निकाला है और यहाँ पे भी हमने वर्क डन निकाला है। अगर दोनों जगह वर्क डन निकाले हैं तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यू नॉट ई डी एक्स और यहाँ पे डीवी क्यू नॉट, दोनों को करेंगे बराबर। ये हो गया क्यू नॉट ई डी एक्स और यहाँ पे हो गया डीवी क्यू नॉट। क्यू नॉट गायब हो गया, तो यहाँ से डीवी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल ई डी एक्स कॉस थीटा आ गया। चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, ई डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस पे डीवी क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ईडीएक्स कॉस थीटा हमारा जीरो के बराबर चला है। तो यहाँ पे हमने ईडीएक्स कॉस थीटा को जीरो लिख दिया, तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। कॉस थीटा क्या होना, ईडीएक्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। एंड कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पे। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे कॉस थीटा जीरो है, थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री के एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं, yes, परपेंडिकुलर क्या 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं क्या, yes, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास पास। इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दूर दूर। ये रहा हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का कहानी। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जो भी बने। ओके, टॉपिक नंबर 8, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को रख दिया है। ये आपको पहचान में आ रहा हो, डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। पोटेंशियल वर्क डन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क नहीं करता, टॉर्क शो करता है। वर्क नहीं करता, टॉर्क शो करता है। डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। डाइपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने लगेगा, है ना। लास्ट चैप्टर की वीडियो भी इस टॉपिक पे आई थी, है ना। बिना पोटेंशियल के उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, उसमें फोर्स निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। ये थीटा एंगल से लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल से झुका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। दोबारा हमने क्या किया, एक और डाइपोल ले लिया जो थीटा 2 एंगल से लगा हुआ है इसी में। तो थीटा 1 से थीटा 2 में जाने में, थीटा 1 से थीटा 2 में जाते वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पता करते हैं। किसका क्या पता करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एंगुलर। कितना, थीटा 2 से थीटा 1, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, डी थीटा। चेंज इन थीटा, चेंज इन थीटा। देखिएगा इधर, मान लीजिए ये करते वक्त डी थीटा वक्त इसने छोटा सा वर्क किया, छोटा सा वर्क किया। डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल थ्रू डी थीटा। डी थीटा से रोटेट करने पे डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ। थीटा 1 पे था, थीटा 2 कर दिया। थीटा 1 पे था, थीटा 2 कर दिया। तब ये रोटेट हुआ कितना से, डी थीटा से। रोटेट हुआ कितना से, डी थीटा से। देखो इधर थीटा 1 है, थीटा 2 है, रोटेट हुआ डी थीटा से, रोटेट हुआ डी थीटा से। अगर डी थीटा से रोटेट हो रहा है, डी थीटा से अगर रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल वर्क डन कर रहा होगा, स्मॉल वर्क डन कर रहा होगा। और इस केस में ये किसके बराबर होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर होगा। टॉर्क इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन एंगल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, टॉर्क हमें पता है पी ई साइन थीटा होता है, यानी पी क्रॉस ई होता है। टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा यानी पी क्रॉस ई। यहां से हम लोग डी डब्ल्यू निकाल सकते हैं, पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। फिर इसको, क्योंकि ये स्मॉल वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू, और डी थीटा इधर स्मॉल थीटा आ गया, तो दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर साइड हमें वर्क डन निकल गया, इधर साइड में डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किए तो वर्क डन निकल गया। इधर पी साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट किए तो ये थीटा 1 से थीटा 2 पे गया, थीटा 1 से थीटा 2 पे गया। पीई साइन थीटा को पहले इंटीग्रेट करो। अच्छा, इसमें सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, तो पीई कांस्टेंट है, पीई कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, पीई कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा। पहला एंगल थीटा 1, दूसरा एंगल थीटा 2। हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 में जा रहे हैं, थीटा 1 से कहा जा रहे हैं, थीटा 2 में। तो थीटा 1 पहले डाल दे थीटा की वैल्यू, फिर थीटा 2 डाल दे थीटा की वैल्यू। माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी हल्का हल्का पता होना चाहिए। ठीक, बस इसी चैप्टर के लिए, इसके बाद के चैप्टर्स के लिए वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। यहां से वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि किसके बराबर होता है, वर्क डन जो कि हमारे पोटेंशियल के बराबर होता है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले पी हमने अलग कर दिया, ई हमने अलग कर दिया, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट थे, दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे। और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलग कर देते, कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर देते। उससे देखो पी आ गया, ये हो गया कॉस थीटा 2 और ये हो गया कॉस थीटा 1। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ पे भी माइनस कॉस थीटा है तो माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, बेसिकली ये माइनस कॉस थीटा की जगह पर एक बार थीटा 1 रखना है और एक बार क्या रखना है, थीटा 2। पहले माइनस कॉस थीटा के बदले थीटा 1 रखे तो माइनस कॉस थीटा 2 हो गया, फिर थीटा 1 रखे तो माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। और फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, थीटा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो cos थीटा 1 प्लस में, cos थीटा 2 माइनस में। पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, P इंटू ई, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एक स्पेशल केस है, मान लो थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री है,
और थीटा टू अभी हमें नहीं पता, थीटा टू अभी हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे, थीटा वन माइनस थीटा करेंगे, थीटा टू करेंगे। थीटा वन 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अरे 0 हट गया तो सिर्फ यही बचा ना, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा बचा, तो ये माइनस पीई कॉस थीटा बच गया, क्योंकि कॉस 90 क्या हो गया, 0, कॉस 90 हो गया 0। अब आगे देखो, क्योंकि कॉस 90 0 हो गया, बचा सिर्फ माइनस पीई, माइनस पी, यहाँ पे क्या बच रहा है, पी बच रहा है, क्या बच रहा है, पी कॉस थीटा बच रहा है। पी कॉस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, पी और ई का डॉट प्रोडक्ट। पी कॉस थीटा को क्या कहते हैं, पी और ई का डॉट प्रोडक्ट। तो पी लिखा, ई लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा, नेगेटिव का साइन दिया, ठीक। अब थीटा टू की वैल्यू देख लेते हैं। एक बार थीटा टू 0 हो गया और एक बार थीटा टू 180 हो गया। जब थीटा टू 0 हो जाएगा, जब थीटा टू 0 हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, ये तो अभी पहले से डाइपोल, क्या है, डाइपोल पहले से 90 डिग्री, इसको रोटेट कर कितना पे, 0 डिग्री, रोटेट करके वापस इसके साथ लेके चले, कितना हो गया, 0 डिग्री। प्लस वाला प्लस के साथ माइनस वाला, माइनस के साथ प्लस वाला, प्लस के साथ माइनस वाला, माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या किया, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा आ गया, क्योंकि थीटा टू हमने क्या लिया, 0। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, कॉस 0 1। तो ये माइनस पीई में 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या सिर्फ माइनस पीई चला आएगा, तो पीई आ गया नेगेटिव में, पीई आ गया नेगेटिव में। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अभी ये इक्विलिब्रियम, इधर देखो, यहाँ पे माइनस वाले साइड में माइनस है और प्लस वाले साइड में क्या है, प्लस है। माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस और प्लस रिपेल करेगा, तो भले ही इक्विलिब्रियम में है, भले ही इक्विलिब्रियम में है, पर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, प्लस, इधर प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज, हमने भी प्लस चार्ज को आगे कर दिया, माइनस चार्ज को पीछे कर दिया। ये प्लस इसको छटकाएगा कि नहीं, भाग यहाँ से, भाग भाग भाग, मैं भी प्लस हूँ, ये माइनस इसको भागेगा, तू भाग, मैं भी माइनस हूँ, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से उल्टा जाना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे, उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 180 डिग्री। 0 का उल्टा क्या होता है, 180 डिग्री। अनस्टेबल इन इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये क्वांटिटी हमारी आएगी मिनिमम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी 180 डिग्री पे जब प्लस के बदले माइनस और माइनस की जगह पे प्लस रहेगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, दोनों अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, मैक्सिमम। 0 डिग्री पे पोटेंशियल मिनिमम, 180 डिग्री पे पोटेंशियल मैक्सिमम। क्लियर है। चलिए आगे का टॉपिक हम लोग अब देखते हैं। टॉपिक नंबर 9 इस टॉपिक का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर कैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैसे बात करते हैं कंडक्टर्स के अंदर। बेसिकली कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में जो भी कंडक्टर होते हैं, जो भी कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके अंदर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके अंदर जाती ही नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है, यहाँ पे जो भी चार्ज रहेगा ना, ये इसके बाहर नहीं रहेगा, जो भी चार्ज रहेगा वो बाहर नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल यहाँ पे सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा, अंदर में भी उतना ही पोटेंशियल होगा, ठीक है। देखो कुछ बातें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होता है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। सरफेस पे हमेशा क्या हो, नॉर्मल। अरे आप लोग को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो 90 डिग्री पे होती है। कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो वही बोला नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सरफेस से कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल पे आनी चाहिए। उसके बाद देखिए, देयर इज नो एक्सेस चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, चार्ज कंडक्टर के अंदर जाएगा ही नहीं। जो भी एक्सेस चार्ज रहेगा वो सरफेस पे रहेगा, जो भी एक्सेस चार्ज रहेगा वो सरफेस पे रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिमेन एट सरफेस। सारे एक्सेस चार्ज सरफेस पे रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन द सरफेस। देखिए बाहर का जो पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल, पोटेंशियल बाहर में पोटेंशियल अंदर में बराबर है। चार्ज क्योंकि क्या है, बराबर है, चार्ज क्योंकि बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो पोटेंशियल कैसे चेंज हो जाएगा अंदर में, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल अंदर में भी वही पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब यही प्रोसेस मान लो हमने क्या किया,
एक बॉल लिया, उस बॉल को खाली रखा, हॉलो स्फीयर लिया, उस स्फीयर के बाहर से तो वो कंडक्टर है, अंदर से वो खाली है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा? नहीं जाएगा। अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब उसका सील्डिंग हो गया, उसका प्रोटेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो सील्डिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्शन करने के प्रोसेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्शन करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा इसमें एक और पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आनी चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। वही बात है, बार बार रिपीट हो रही है कि अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लाइन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बन जाएगा? Therefore, to protect delicate instrument from external electric field, एक काम करते हैं, आप कभी अगर माइक्रोवेव ओवन वगैरह आपके घर में होगा या फिर कोई मेटल का बॉक्स होगा आपके घर में, मेटल का कोई बॉक्स होगा, उसमें अपना फोन रख देना और उसके बाद उसमें कॉल करना, लगेगा ही नहीं, सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, तो सिग्नल कहां से पहुंच जाएगा? ठीक है, ब्लूटूथ ऑन करके घर अंदर डाल दो, ब्लूटूथ स्पीकर जो होता है ना, उस रेडियो ऑन करके पूरा अंदर डालो, मेटल के अंदर, मेटल के बक्से के अंदर डाल दो, आपको खत्म हो जाएगा आपका वहां पे रेडियो काम करना बंद कर देगा। क्लियर है? तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहते हैं। अच्छा, ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना देना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना देना जिसके अंदर सील्डिंग हो रही हो, उसे फराडे केज कहते हैं। क्या कहते हैं? फराडे केज कहते हैं। इसी तरह से एक और चीज सुनिएगा, कभी थंडर स्टॉर्म आता है, कभी थंडर स्टॉर्म आता है, तो उस टाइम पे बिजली गिरती है, बिजली गिरती है, बिजली गिरते वक्त आप कहाँ रहना चाहोगे? गाड़ी के अंदर रहना चाहोगे या बाहर में रहना चाहोगे? आपको किसी भी मेटल के अंदर अगर आप हो, अगर आप मेटल के अंदर हो तो आपके पास चार्जेस आएंगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसीलिए कार के, एक बार ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा था या फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कार के अंदर तो पहुंचेगा नहीं, फील्ड लाइंस कार के अंदर पहुंचेंगी नहीं, तो थंडर स्टॉर्म के टाइम में आप कार के अंदर ज्यादा सेफ हो और कार के बाहर आप सेफ नहीं हो, सुरक्षित आप नहीं हो। ये रहा हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 11, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और कल हम कैपेसिटर्स का पूरा पार्ट कर लेंगे। कैपेसिटर्स चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है कैपेसिटर्स, पूरा का पूरा वो हम लोग कल कर लेंगे। अभी मूव ऑन करते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो टॉपिक नंबर 11 जो कि है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, बेसिकली पोलराइजेशन करना है। क्या करना है? पोलराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे पोलराइजेशन? पोलराइजेशन करने के लिए हम बेसिकली उसे डाइपोल मोमेंट देंगे। क्या करेंगे? किसी मॉलिक्यूल को अगर आपने डाइपोल मोमेंट दे दिया तो उसका पोलराइजेशन हो गया। किसी मॉलिक्यूल को आपने डाइपोल मोमेंट दे दिया तो उसका पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, when a non-polar dielectric is held in an external electric field, मान लो एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। क्या है? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, मतलब ऑलरेडी उसमें कोई भी प्लस माइनस चार्ज, दोनों सब क्या है? बराबर है, एक्स्ट्रा नहीं है, सब साथ में ही है, सब क्या है? साथ में। देखो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, सब क्या है? साथ में। अब यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मान लो इधर माइनस और इधर प्लस, तो प्लस वाला माइनस में अट्रैक्ट होगा और माइनस वाला प्लस में अट्रैक्ट होगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर थे, यहाँ पे साइड साइड में हो गए, तो इनको डाइपोल मूवमेंट मिल गया। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज एक डिस्टेंस पे सेपरेट हो गए, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक डिस्टेंस पे जब सेपरेट हो गए तो क्या डाइपोल मूवमेंट मिल गया? हाँ जी, डाइपोल मूवमेंट मिल गया। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर एक डिस्टेंस से एक चार्ज दो चार्ज, दोनों चार्ज को कुछ दूरी पे रख दो, पता है क्या मिल गया? डाइपोल मोमेंट। अगर ये ऑपोजिट होगा तो, अगर ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, दोनों साइड रख दो, इसको मिल रहा है डाइपोल मोमेंट। इसको क्या मिल रहा है? डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट देने की प्रक्रिया को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। डाइपोल मोमेंट देने की प्रक्रिया को पोलराइजेशन कहते हैं। When no external field is applied to a dielectric polar molecule, अब ऑलरेडी पोलर है, ऑलरेडी क्या है? पोलर है। बेसिकली प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऑलरेडी इधर उधर है, इधर उधर है, ऐसा माइनस चार्ज प्लस चार्ज है ऑलरेडी, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, ही इज इक्वल टू जीरो पे ही ये ऐसा है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे तो वहां पे ये जो प्लस वाला होगा वो माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला होगा वो प्लस की तरफ जाएगा। तो बेसिकली सेम, या तो पोलर हो या तो नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ऐसा हो, नॉन पोलर का मतलब ऐसा हो, पोलर का मतलब ऐसा होगा। दोनों केस में प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ जाए, तो इस किसी प्रोसेस को हम लोग क्या देंगे? पोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या देंगे? पोलराइजेशन। तो बेसिकली जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास,
ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक बक्सा है, इसके अंदर नॉन पोलर और पोलर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बाहर से क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। तो क्या सारे प्लस माइनस एक दूसरे से सेपरेट हो गए, क्या एक दूसरे से दूर दूर हो गए? दूर दूर हो गए तो फिर पोलराइजेशन हो गया, डाइपोल मोमेंट मिल गया। डाइपोल मोमेंट मिलने को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन क्या देते हैं। दोनों को डाइपोल मोमेंट मिल गया, दोनों का पोलराइजेशन भी हो गया। तो thus in either case a dielectric develops a net dipole moment। डाइइलेक्ट्रिक क्या करता है, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट को जोड़ दो तो नेट डाइपोल मोमेंट उसका मिल जाएगा, उसका नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तब जाके क्या हो जाएगा, उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। प्लस चार्ज माइनस की तरफ चला जाएगा, माइनस चार्ज प्लस की तरफ चला जाएगा। तो प्लस और माइनस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पे। यही तो है डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट हमारा हो गया, यही था हमारा डाइपोल मोमेंट। उसके बाद डाइपोल मोमेंट अगर प्रेजेंट हो गया, सारा डाइपोल मोमेंट ऐड हो गया, तो सारा डाइपोल मोमेंट ऐड होने के बाद जो वैल्यू आती है उसको दिखाते हैं P से, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो 1 मीटर क्यूब में कितना डाइपोल मोमेंट है, उसे उसका पोलराइजेशन कहेंगे। 1 मीटर क्यूब का पोलराइजेशन कहेंगे, 1 मीटर क्यूब में कितना डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट है, उसे हम लोग उसका पोलराइजेशन कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ में आई होंगी। अब करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने 12th क्लास के फ्रेंड्स को दे देना है। 10th क्लास का फिजिक्स वन शॉट, पूरा का पूरा क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग खत्म करने वाले हैं अगले संडे को। प्लीज आपके जानकारी में कोई 10th क्लास के बच्चे हैं तो उनको बता दीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।